Assalamu alaikum. This is Maqsood once again, Muhammad Maqsood al-Rahman from Muhammad Ali Jinnah University. I'm a student of computer science and I'm delivering this interesting presentation entitled Psychology of User Experience. Thank you for offering me this opportunity once again. My last presentation was on bipolar disorder. और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस की और इसमें हम जो कंप्यूटर साइंस के एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे और साइकोलॉजी जो होती है यूज़र्स की और जो एक एक्सपीरियंस फॉर्म करते हैं उस किसी भी प्रोडक्ट सर्विस से इंटरेक्ट करने के बाद, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि साइकोलॉजी अपना क्या रोल प्ले करती है, साइकोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस होती है और मुख्तलिफ थियोरीज और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। व्हाट इज़ अ यूज़र एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट प्लेस? अ पर्सन्स परसेप्शंस एंड रिस्पॉन्सेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज और एंटिसिपेटेड यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, सिस्टम और सर्विस। ये डेफिनेशन दी है डोनाल्ड नॉर्मन ने। He is a professor and researcher in design, usability and cognitive science, and he was the first one to coin the term user experience. ठीक है, तो परसेप्शन क्या चीज़ है? परसेप्शन ये है कि आप किसी भी क्या कहना चाहिए, फिनोमिना को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी अकरेंस को आप जो है अपने सेंसरी रिसेप्टर्स से जो है आप इनपुट लेते हैं उसका, और एक ब्रेन में आपके माइंड में एक स्कीमा बन जाता है उसके बारे में, एक स्कीमा, एक इंफॉर्मेशन, एक क्या कहना चाहिए, एक मॉडल बन जाता है उसके बारे में। और ये परसेप्शन जो है ये किसी भी प्रोडक्ट या सिस्टम और सर्विस, किसी भी फिनोमिना से जो है ये जो है आ सकता है बेसिकली। सही है। अच्छा, ये नील्सन नॉर्मन ग्रुप है which happens to be a world leader in research based user experience, and a lot of cost, a lot of investment is involved for user research, user experience basically. हमको पहले तो ये समझना होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस में यूज़र एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब एक तो होता है यूज़र प्रोफाइल और एक होता है यूज़ेबिलिटी, यूज़र पर्सोना। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यूज़र प्रोफाइल ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी फर्म की बात करता हूँ, किसी डोमेन की बात करता हूँ, जैसे किसी टीचर का प्रोफाइल है या किसी प्रोफेशनल कोई बिजनेस फर्म है उसमें कोई अकाउंटेंट है उसका प्रोफाइल, ठीक है, कि कोई मैनेजमेंट प्रोफेशनल है उसका प्रोफाइल, ठीक है। तो उसमें जो है वो उसके जो अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो आएंगे, ठीक है, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका जॉब रोल, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आएंगी। एक है यूज़र पर्सोना। यूज़र पर्सोना ये है कि हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में से हम उठाते हैं किसी एक एवरेज यूज़र को, जिसमें एवरेज यूज़र वो क्या होता है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पूरे ग्रुप का। कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक टिपिकल अकाउंटेंट एक ग्रुप में कैसा होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसको कौन से चैलेंजेस हैं एक एवरेज अकाउंटेंट को, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके तकाजे क्या हैं, क्या नीड्स हैं, ये यूज़र पर्सोना है। और ये बिजनेस एनालिस्ट और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स ये अक्सर इसको जो है ना इसमें काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट बाय प्रोफेशन। और जो है जब भी हम क्लाइंट से कोई भी गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, तो हम जो है इस पे
जो है हम हमारा फोकस होता है कि हम यूज़र प्रोफाइल भी हम समझें, यूज़र पर्सोना भी समझें, और क्लाइंट अगर अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं जानता तो उससे पूछें कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट इज़ योर गोल एग्जैक्टली, और उस गोल के मुताबिक फिर उसको बताएं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को, यूजर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स पता नहीं होती, लेकिन उनको अपना गोल पता होता है। ठीक है, गोल क्लियर होता है उनको अपना कि भाई मुझको ये चीज़ चाहिए, तो हम उसके हिसाब से उनको फिर रिक्वायरमेंट्स हम उनको बताते हैं कि भाई ऐसी रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए, और ये बिजनेस सोल्यूशन जो है वो आपके लिए इस बजट में रहते हुए इन हालात में ये चीज़ आपके लिए सही है। मुख्तलिफ यूज़र्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बिजनेस यूजर्स बोलते हैं कि भाई मुझको कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कुछ कहते हैं मुझको रेवेन्यू इंक्रीज करना है, कुछ कहते हैं मुझे कंपेटिटिव एज चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5 साल तक मेरा बिजनेस जो है वो सस्टेन करता रहे इसी रेवेन्यू पर और इसी पे। ठीक है, क्या कहना चाहिए, ब्रेक इवन पे लेट से कम 1 से 2 साल तक। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और उसके बाद रेवेन्यू स्टार्ट हो, तो हर एक की अपनी अपनी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जरा बात करेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस के कंपोनेंट्स क्या हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं यूजर एक्सपीरियंस को यूजेबिलिटी के साथ। यूजेबिलिटी हरगिज 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 यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। यूजेबिलिटी पार्ट है यूजर एक्सपीरियंस का। Usability is a measure of how well a specific user in a specific context can use a product designed to achieve a defined goal effectively. ठीक है, जबकि यूजर एक्सपीरियंस जो है वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है दैट मेक्स अ यूजर लाइक और डिसलाइक एंड रेट दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, आप अपने यूजर एक्सपीरियंस की रेटिंग देते हैं, आप बताते हैं कि भाई ये अच्छा था, बुरा था, न्यूट्रल था, जैसा तैसा था, आप ये तमाम बातें जो है बताते हैं। ठीक है, अच्छा देयर आर 7 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। एक तो है आपका यूजेबिलिटी, दूसरा यूजफुलनेस, तीसरा डिजायरेबिलिटी, चौथा एक्सेसिबिलिटी, पांचवा क्रेडिबिलिटी, छठा फाइंडेबिलिटी, और सातवां and very important particularly like in business terms is value। ठीक है, तो यूजेबिलिटी इज डिफरेंट, यूजफुलनेस इज डिफरेंट। यूजफुलनेस क्या है कि यूजफुलनेस में हमको ये देखना है कि कितना बेनिफिशियल है कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट, वो कितनी बेनिफिशियल है। वैल्यू में क्या है, वैल्यू और यूजफुलनेस को जरा कंफ्यूज करते हैं लोग अक्सर। वैल्यू में क्या है कि वैल्यू में कि मैं कितना दे रहा हूं और मुझे कितना मिल रहा है, यानी मुझे कितने मैं रिसोर्सेज अपनी यूटिलाइज कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है उससे, एफिशिएंसी हम कह सकते हैं दूसरे मान। ठीक है, अच्छा डिजायरेबिलिटी के उसको इस्तेमाल करने का दिल करता है लोगों का, उसमें आपके एस्थेटिक्स आ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी दूसरी सारी चीज़ें इसमें आती हैं डिज़ायरेबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी के भाई कोई भी चीज़ आपकी पहुंच में है, लेट से कि खुदा न खास्ता कोई यूज़र जो है वो अंधा है या बहरा है। ठीक है, तो उसको मतलब बीइंग अ हैंडीकैप्ड पर्सन, इज दैट पर्सन एबल टू यूज दैट प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली, क्या ऐसा मुमकिन है। अच्छा क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी यानी कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट पर आप भरोसा कर सकते हैं इस सर्विस पे। लेट से कि कोई वेबसाइट है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, आपको इस बात का इत्मीनान है कि आपकी इंफॉर्मेशन अब्यूज़ नहीं होगी कहीं पर, आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी है आपको इस बात की। और आपको क्या इस बात की क्रेडिबिलिटी है कि ये जो आप प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ कर रहे हैं ये जो है आगे भी आपको बेनिफिट देता रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्रेडिबिलिटी में आती हैं। इसी तरह फाइंडेबिलिटी, कि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझको तलाश करनी हो वो मुझको मिल जाए, इंस्टेंटली मिल जाए, उसमें ज़्यादा टाइम ना हो। ये तमाम चीज़ें जो है यूज़र एक्सपीरियंस में आती हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं यूएक्स साइकोलॉजी की।
कि साइकोलॉजी में हमारे पास इमोशंस हैं, कॉग्निशन है और बिहेवियर है। ये तीन चीज़ें हैं साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी जो इम्पैक्ट होती है, मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर, बेसिकली इसमें तीन बातें होती हैं साइकोलॉजी में, कि कोई भी साइकोलॉजी जो है वो इम्पैक्ट करती है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, आपके क्या कहना चाहिए, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर से, और आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी। ठीक है, कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आपकी साइकोलॉजी को वो करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो डिजाइन psychology is a branch of psychology. It is a sub-discipline of psychology that is a combination of neuroscience, cognitive psychology, social psychology, and human-computer interaction that approaches user experience design through the lens of human behavior. तो ये वो सब डिसिप्लिन्स हैं साइकोलॉजी में जो कि यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो इस हिसाब से साइकोलॉजी का बिजनेस से और कंप्यूटर साइंस से खास तौर पर बहुत 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 गहरा ताल्लुक है। अब हम बात करते हैं कि इमोशन है क्या, इमोशन किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, इमोशन के मीनिंग एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसने इमोशन के मीनिंग दिए हैं कि अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न involving experiential behavioral and physiological elements by which an individual attempts to deal with a personally significant matter or event. ठीक है, तो ये एक्सपीरियंशियल भी हो सकता है, ये बिहेवियरल भी हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, और इमोशन पे काफ़ी रिसर्च की गई है, खुद मैंने भी इसको जो है पढ़ा है काफ़ी। मैं यूँ तो नहीं बोलूँगा कि मैंने काफ़ी पढ़ा है, लेकिन जितनी लिमिटेड नॉलेज मेरे पास है उस हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि इमोशन के बारे में साइंटिस्ट्स में डिसएग्रीमेंट है कि कितने नंबर ऑफ इमोशंस हैं। कोई बोलता है 5 इमोशंस, कोई बोलता है 10 इमोशंस, कोई बोलता है 20 इमोशंस, कोई बोलता है 25 इमोशंस तक की मतलब लिमिट बताई साइंटिस्ट्स ने। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जिसमें 25 इमोशंस जो है वो लिस्ट किए। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग। इमोशन में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, इंगेज्ड होता है दुनिया से, दुनिया के कामों से, अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जबकि फीलिंग में वो फीलिंग इंटरनल भी हो सकती है, और फीलिंग इंटरनल मतलब रहती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती जितनी इमोशन की होती है, यूँ कहना चाहिए। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट हो, बहुत ज़्यादा इमोशन में होती है। ठीक है, ये कुछ रिसर्च है जिसको बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है, बड़े अच्छे पेपर्स लिखे हैं। The science of Inside Out, a conversation with psychologist behind Inside Out. ठीक है, what we talk about when we talk about emotions, core effect and the psychological construction of emotion. ठीक है, visualizing data using TSNI, ये TSNI लाइब्रेरी यूज होती है कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, मैंने खुद यूज़ की है, और डेटा साइंस में हमको पढ़ाई भी है कि भाई आपने किस तरह से डेटा को विजुलाइज करना है। ठीक है, तो ये सब रिसर्च पेपर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे मेरे ख्याल में देखने चाहिए स्टूडेंट्स को भी, और टीचर्स को भी इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो देखें। अब हम ज़रा बात करते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की। ठीक है, तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हमें क्या बताती है? सबसे पहले जो मैस्लो हमको बताता है वो ये बताता है कि आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स वो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आपके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वो जो नीड्स हैं वो आपके पहले। आप रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बारे में पहले सोचेंगे,
उसके बाद में बात करेंगे। ह्यूमन ब्रेन जो काम करता है वो सर्वाइवल ओरिएंटेड होता है, वो हमेशा। बाद में अच्छा बुरा, खरा खोटा, काला सफेद, ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं, आपका आपका आप आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपके बशरी तकाजे, ठीक है, ये सब चीजें पहले आती हैं। फिर आप सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आप समझते हैं कि हाँ भाई, मैं जिंदा में रह सकता हूँ, चलो भाई अब मेरी जिंदगी कितनी तहफ़्फ़ुज़ में, कितना सिक्योर हूँ मैं, ठीक है। फिर आप बात करते हैं अपनी हेल्थ, प्रॉपर्टी, फैमिली को सिक्योर करने की, ठीक है। फिर आप जो है सोशलाइज होते हैं लोगों के साथ, सोसाइटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं, ठीक है। आप दोस्तियां करते हैं, आप जो है अपने अपनी फैमिली में और फैमिली से बाहर जो है लोगों से आप ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, और इस तरह से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। आपकी एक सेल्फ एस्टीम फॉर्म होती है। सेल्फ एस्टीम पे जो है काफ़ी कुछ साइकोलॉजी में जो है इस पे काम हुआ है, सेल्फ एस्टीम पे काफ़ी कुछ, जैसे ईगो है, सब ईगो है, ठीक है। जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है अपनी बात की है, आईडी, ठीक है, आईडी, ईगो, सब ईगो, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम ये है कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ एंड वेयर डू यू रियली प्लेस योर वेयर डू यू एग्जैक्टली रेट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको एक स्केल दिया जाए 1 to 5, आप कहाँ रेट करते हो अपने आप को, सही है। अच्छा, फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि आप जो है कितना एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट्स को, आप में आपकी में कहीं प्रेजुडिस तो नहीं है, लैक ऑफ प्रेजुडिस आप में होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आप में कितनी है, ठीक है। क्रिएटिविटी, मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी जो है यूँ कहना चाहिए कि सबसे बाद में आती है। क्रिएटिविटी, मोरालिटी, जिसके बारे में इंसान भाग दौड़ करते रहता है कि यार मतलब स्किल्स के पीछे लोग जो है ना भागते हैं दुनिया में कि भाई मैं ये कंप्यूटर का कोर्स कर लूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जो है मैं अपनी कुछ रिसर्च स्किल्स को मैं इम्प्रूव कर लूँ, या मैं जो है क्या कहना चाहिए, मैं कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर कोई थोड़ा सा कोर्स वगैरह कर लूँ, तो उसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं। और आमतौर पे ऐसा भी होता है कि लोग अपनी कुछ नीड्स को सेक्रीफाइस करके अपनी वांट्स की तरफ भागते हैं, ऐसा भी होता है, विच इज समटाइम्स वेरी गुड, समटाइम्स इट इज वेरी रिस्की एज वेल। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब हम आगे बात करते हैं वॉल्टर्स हायरार्की ऑफ यूजर एक्सपीरियंस की। तो एरन वॉल्टर ने मैप किया है मैस्लो के पिरामिड के साथ, ठीक है। मैस्लो के पिरामिड के साथ जो है इसने मैप किया है बेसिकली कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है और फंक्शनल नीड्स क्या होती है। मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को यूज कर रहा हूँ तो मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स वहां पर कैसे पूरी हो रही है, उसकी क्या फंक्शनल नीड्स उसकी पूरी कर रही है, मतलब जो फंक्शनल फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के, क्या वो मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर रही है, क्या उसके रिलायबिलिटी फीचर्स मुझको सेफ और सिक्योर कर रहे हैं, और जो उसकी यूजेबिलिटी है, यानी कि जो गोल मुझे अचीव करना है उस प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हुए, उस गोल को अचीव करने के बाद क्या मेरी लव लाइफ में, मेरी क्या कहना चाहिए, जो इंटीमेसी की जो एक लाइफ है उसमें कोई वैल्यू आ रही है, उसमें कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक शादी की वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और रिश्ता तलाश करना है, लेट्स से, ठीक है। तो अब इन ऑर्डर टू फाइंड दैट मैच, मेरा एक गोल है कि भाई ऐसा होना चाहिए, लाइफ पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं मेरे, ठीक है। वो गोल जब क्या मैं अचीव कर रहा हूँ उस वेबसाइट के थ्रू, और
जो मुझे मकसद मेरा क्या सही मानों में पूरा हो रहा है एग्जैक्टली या नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर आती है आपकी प्लेजरेबल आपका फेज, ये बड़ा मिसिंग होता है। ये कई प्रोडक्ट सर्विसेज और चीज़ों में से जो है ना ये काफ़ी ये चीज़ मिसिंग होती है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और यही वजह है कि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ठीक है, तो लोगों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ, जो भी शख्स कोई भी सर्विस बनाता है, सर्विस ऑफर करता है या प्रोडक्ट देता है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि वो बताए अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को कि भाई यू आर रियली इम्पोर्टेंट टू मी, राइट। यूजर कोई भी हो सकता है, यूजर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूजर भी हो सकता है, यूजर जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस, एसएक्स हम यूज करते हैं वर्ड, जैसे यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूएक्स। यूजर जो है वो एक पेशेंट भी हो सकता है, जैसे पीएक्स हम टर्म यूज करते हैं हेल्थ केयर में। ठीक है, सिटीजन भी हो सकता है मुल्क का। तो हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, what is the difference between a user experience and a user interface? अच्छा, interface is an environment or a means by which a user or a system can communicate with another user or system. ठीक है, वो वसीला है, वो चैनल है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। यूजर इंटरफेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे पास CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, where you have to type each and everything. Then we have GUI, graphical user interface, ठीक है, where you have graphics and you can use mouse और you know जो अदर आपके डिवाइसेस हैं, जैसे आप ट्रैकिंग बॉल जो है यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। ठीक है, तो इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो यूजर इंटरफेस फैसिलिटेट्स यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस में हम इंटरैक्शन डिजाइन की बात करते हैं, हम यूजर पर्सोनास की और यूजर प्रोफाइल्स की बात करते हैं, यूजर रिसर्च हमारी होती है, हम मुख्तलिफ यूजर स्टोरीज को लेके आते हैं, यूज केसेस को देखते हैं। ठीक है, हम जो है इंफॉर्मेशन को पूरा एक स्ट्रक्चर देते हैं यूजर की, हम उसकी बेस पे फिर स्केचेस बनाते हैं, वायर फ्रेम्स और प्रोटोटाइप्स और मुख्तलिफ मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज हैं। बेसिकली हमारे पास ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन है, हमारे पास बिहेवियरल डिज़ाइन है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट है, बिहेवियरल ड्रिवन डिज़ाइन है, टेस्ट ड्रिवन डिज़ाइन है, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन है, यूज़र जर्नीज हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, और ये यूएक्स का जो स्टाफ होता है यूज़र एक्सपीरियंस का, वो ये तमाम चीज़ें देख रहा होता है, और बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी उसकी कम्युनिकेशन होती है किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी उन टूल्स के बारे में जो कि यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे अडोब यूज़ होता है, स्केच यूज़ होता है, इनविजन यूज़ होता है, मॉकिंग बर्ड यूज़ होता है, और बहुत सारे टूल्स इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं। गूगल ने भी अपना वायर फ्रेम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, वायर फ्रेमिंग टूल, बहुत अच्छा टूल है वो, क्लाउड बेस्ड टूल है और बहुत अच्छा इफेक्टिव काफ़ी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या है, इंटरैक्शन डिज़ाइन क्या है, और हाउ इंटरैक्शन डिज़ाइन is really associated with UI and UX. तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, what really happens in front of the screen is you know it makes you really interact with the system. ठीक है,
आप यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन की वजह से आपको यूज़र एक्सपीरियंस होता है। तो इंट जो आपका IXD है, इट लाइज एग्जैक्टली बिटवीन UI एंड UX। So interaction design, IXD itself is a different area altogether, ठीक है, that needs to be looked into। अब हम थोड़ा बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज की। फॉर एग्जांपल हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में हमारे पास एक कियोस्क होता है। ये कियोस्क क्यों है, किस लिए है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये क्या प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा है, बिजनेस को क्या वैल्यू दे रहा है, कस्टमर के लिए क्या इसमें वैल्यू है, और किस तरह से ये सेल्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है। ये तमाम बातें जो है इसके डिज़ाइन में आती हैं, इसके यूज़र एक्सपीरियंस में आती है। इस कियोस्क का साइज कितना होना चाहिए, इस कियोस्क में जो सॉफ्टवेयर है उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, उसमें कलर्स कौन से यूज होने चाहिए, उसमें मेन्यू कौन सा दिखाना चाहिए, इस कियोस्क की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। सारी बातों को, सारी चीजों को स्टडी किया जाता है, तब जाके ये कियोस्क डिजाइन होता है। ठीक है, मेन जो इसका फोकस है कियोस्क का वो यही है कि हम किसी ना किसी तरह से क्यू को रिड्यूस करें, लेकिन सिर्फ क्यू को रिड्यूस करना ही मकसद नहीं है इसका। ये एक मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स होते हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं, मिडिल एज लोग भी होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड लोग भी होते हैं, ज़्यादा फैमिली जो कि रन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो लोग भी होते हैं। यानी कि क्यों कहना चाहिए कि 45-40s में जो अपने लोग हैं वो लोग भी होते हैं, और बूढ़े लोग भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, अब इनके कुछ टारगेट यूजर्स हैं। अब उन टारगेट यूजर्स की हम जब बात करते हैं तो हमको साइकोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की, जैसे एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, हमको पढ़ाई गई है, हमें इसे मैप करना है इसके साथ। ठीक है, हमें ये देखना है कि एक आदमी जो कि मतलब एक टीनेज की उसमें है, वो उसमें क्या कहना चाहिए फेज में, ठीक है, और लेट्स से कि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, और आइडेंटिटी को जो है अपने फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, वो यहां पर आके कैसा महसूस करेगा। ठीक है, इसी तरह एक 25+ ईयर्स का आदमी है, ठीक है, और वो एक फेज से गुजर रहा है लाइफ के, एक जो साइको सोशल डेवलपमेंट फेज है जो एरिक एरिक्सन ने बताया है उसके लिए, वो क्या है भला, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। वो कैसा महसूस करेगा इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक जो एक्सपीरियंस यूजर को होता है वो इंडिपेंडेंस का होता है। इंडिपेंडेंट है आप, आपको बोलने की, बताने की, बुलाने की, कहने की जरूरत नहीं है किसी से। आपने अपना हाथ यूज किया, आपने टच स्क्रीन इंटरफेस को यूज किया, और आपने जो है मेन्यू ऑर्डर कर दिया। सिंपल, आपका टाइम भी रिड्यूस हुआ, ठीक है, और आपको एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी आई। ठीक है, तो इसका बड़ा इफेक्ट होता है उन लोगों पे, खासतौर पे जो कि मतलब भाग रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो फास्ट फूड चेन में यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स इज द लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द गुड रीजंस बिहाइंड दैट, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने फोकस किया है ज़्यादातर उन लोगों पे जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, मजदूर तबके पे ज़्यादा फोकस किया है मैकडॉनल्ड्स ने। यहाँ मैं बताता चलूँ कि बाहर के मुल्कों में जो मजदूर तबका है वो ज़्यादा जाता है मैकडॉनल्ड्स को, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं।
एलीट लोग यूज़ नहीं करते मैकडोनल्ड्स, मतलब वो लोग इतना नहीं जाते वहाँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये ट्रेंड ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोगों का फोकस ज़्यादातर रोटी कपड़ा मकान पे होता है। तो ये एक दूसरी बहस है। तो अब हम ज़रा बात करते हैं किंडल के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर है बुक लवर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कंप्यूटर्स स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि रीडिंग का, मुताले का बहुत शौक रखते हैं। और यहाँ पर ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि बुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा छपी जाती हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं और पसंद की जाती हैं यूरोप में, और फिर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, पूरी दुनिया में एज कंपेरेटिवली। ठीक है, तो लोग जो हैं किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। तो एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने ये देखा कि भाई कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है दुनिया में जो कि जिसमें बहुत सारी किताबें जो है वो एक साथ स्टोर हो जाए और जो है यूज़र को एक एक्सपीरियंस मिले कि भाई वो आराम से बैठा बैठा एक अपने घर में बैठकर सुकून से वो उन तमाम किताबों को वैसे ही पढ़ सकता है और वैसे ही उसमें बैठ के रिसर्च कर सकता है जैसे किसी लाइब्रेरी में कर रहा हो। थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बुक्स एक कंप्यूटर पे आपके पास आ गई हैं, एंड यू कैन लिटरली bookmark each page, each paragraph. You can highlight that phrase, you can highlight that sentence, and you can do your research. तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एप्पल ने जो है ये क्रिएट किया। जब स्टीव जॉब्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो जो है उसकी तकरीर सुनने की थी, तो इसका जो एक मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा लोगों पे, वो ये पड़ा कि लोगों में रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा और प्रमोट हुई। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, मैं ज़रा उस पर बात करना चाहूँगा। बहुत से लोग पसंद करते हैं कि किताब फिजिकली उनके साथ हो, फिजिकली, क्योंकि उनको आदत होती है पेजेस पलटने की। उनको अजीब सा महसूस होता है कि भाई ये क्या है, मतलब ये एक टैबलेट मेरे हाथ में है और मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कभी कभी मैं खुद भी ई बुक्स पढ़ते हुए थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद किताबों का शौक रखता हूँ, किताबें पढ़ने का मुझको जो है शौक है, और मेरा दिन गुजरता नहीं है जब तक मैं कोई चीज़ सीख ना लूँ, समझ ना लूँ, लर्न ना कर लूँ, बोरियत होती। तो जो है कि मतलब अजीब सा फील करता है इंसान। तो उसका एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि जो लोग बड़े बुक लवर्स थे एक्चुअली, उन लोगों ने देखा कि भाई ये यूज़ हो रहा है, क्या कहना चाहिए, व्हाट इज सॉरी द नेम ऑफ दिस, किंडल, सॉरी द किंडल जो है वो यूज़ हो रहा है। तो किंडल जब इतना ज़्यादा देखा लोगों ने, जो पुराने वक्त के लोग थे, तो उन्होंने जो है अपनी किताबें छोड़कर इस पर आने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं आ सके इस पर, क्योंकि वो लोग इतने आईटी लिटरेट नहीं थे। जो न्यू जनरेशन थी उन्होंने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत सारी जो बहुत पुरानी पुरानी किताबें थी जो कि लिखी गई थी पिछले दौर में, मतलब वो मिस हो गई, बहुत सारी बुक्स वो नहीं आ सकी, वो नहीं पढ़ने में आई। चुनाचे जो नई जनरेशन है उनको पता ही नहीं है उन बुक्स का जो पिछले 500 600 साल 700 साल पहले लिखी गई थी, वो शायद मौजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं मौजूद किंडल पे। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो इसका यूज़र इम्पैक्ट ये होता है। हम ज़रा बात करते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की। लर्निंग पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, हमको पढ़ाया गया लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग और टीचिंग, इसका अपना एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, इसके अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, एक मूडल है और एक कैनवस है पूरी दुनिया में। ये दो फ्रेमवर्क्स हैं, PHP बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं
वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस को और लर्निंग को ट्रैक कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाकायदा। ठीक है, गूगल क्लासरूम इटसेल्फ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन उसमें यूँ कहना चाहिए कि यूजेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस उसमें यूजेबिलिटी और यूजफुलनेस उसमें ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू इतनी नहीं है जितनी दूसरे हैं। तो इसमें काफ़ी कंपटीशन है इस मार्केट में। ढेरों एलएमएस जो है दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। आई मीन देयर इज़ आई मीन बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है एलएमएस में, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से जो है कई वेंडर्स जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं और मुख्तलिफ टारगेट यूजर्स को पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग स्कूल्स के लिए एलएमएस बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ किंडरगार्टन के लिए बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज के लिए बनाते हैं एलएमएस, कुछ लोग कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए एलएमएस बनाते हैं। ठीक है, कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एलएमएस होता है। तो ये मुख्तलिफ टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड और आईफोन ऐप्स के हवाले से। इनकी यूएक्स साइकोलॉजी क्या है, इनके टारगेट यूजर्स कौन हैं, क्यों हैं, और वो लोग क्या रिव्यूज उनके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं जरा एक बात करना चाहूंगा एक्सपीरियंस के हवाले से कि एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और न्यूट्रल होता है। अच्छा, एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस, ये हमेशा रिलेटिव होगा एस्पेक्ट के साथ, किसी एक एट्रीब्यूट के साथ। कभी भी कोई यूजर ये नहीं बोलेगा कि एब्सोल्युटली नेगेटिव है एक्सपीरियंस मेरा। अगर बोल भी रहा है तो उसके जहन में कोई चीज ऐसी बैठी हुई है जो कि वो समझता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फीचर, और अगर ये फीचर जो है ना हो उस प्रोडक्ट या सर्विस में तो जो है पूरा का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली पॉजिटिव या एब्सोल्युटली नेगेटिव कोई चीज नहीं होती दुनिया में, कुछ नहीं होता है, वो रिलेटिवली होती है, वो एक एक एट्रीब्यूट के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। ठीक है, अच्छा, और यूजर एक्सपीरियंस न्यूट्रल भी हो सकता है ओवरऑल एक्सपीरियंस की जब हम बात करेंगे वैसे। ठीक है, किसी एस्पेक्ट के हवाले से भी। तो आईफोन और एंड्रॉयड, इसके बारे में हम बात करते हैं। आईफोन ने सबसे पहले मार्केट को कैप्चर किया था, एंड्रॉयड जो है फिर वो बाद में आया, और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग जो हैं वो उनके पास ग्रेजुएट डिग्री है, और जो है वो इतने उनका वेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आईफोन यूज़र्स का है। अच्छा, इसी तरह से आईफोन यूज़र्स जो हैं वो अंडरवेट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उनका जो एजुकेशन लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो हाउस होल्ड इनकम है वो ज़्यादा है किसमें, एंड्रॉयड के यूज़र्स में, सॉरी हाँ सॉरी आईफोन के यूज़र्स में। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड के यूज़र्स में इतनी नहीं है, शायद इस वजह से कि आईफोन जो है वो एक्सपेंसिव है, और आईफोन को जो है वो चूंकि ज़्यादा टीनेजर्स यूज़ करते हैं तो उनका जो है ज़्यादातर यूज़र्स का जो क्या कहना चाहिए एजुकेशन लेवल है वो कम है, वो ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से जो है मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना मोबाइल फ़ोन ओनली है। ठीक है, वो जो आईफोन यूज़र्स हैं, सही है, और एंड्रॉयड यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा हैं मोबाइल फ़ोन ओनली, वो ज़्यादा ओवरवेट है। ठीक है, तो ओवरवेट और अंडरवेट के हवाले से यहाँ पर जो है बात हुई है, और बड़ा अच्छा चार्ट जो है ये बताया है इसमें। ठीक है, इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो है ना टाइम जो स्पेंड करते हैं लोग मोबाइल पे, मोबाइल ऐप्स पे, तो उनका टाइम जो है वो ज़्यादा किस चीज़ पे स्पेंड हो रहा है। ठीक है,
तो जो है उनकी प्रोडक्टिविटी उनका पे वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं मोबाइल ऐप्स की, कि वो एंटरटेनमेंट की ऐप्स पे ज़्यादा देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ गेमिंग की ऐप्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, यूटिलिटी ऐप्स पे ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ऐप्स पे कर रहे हैं। तो फेसबुक जो है वो आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप है आम लोगों में, ठीक है। तो जो है 19% ऐप्स जो है वो फेसबुक जो है वो यूज़ करता है, ठीक है ना। मतलब 19% लोग जो है वो यूज़ करते हैं फेसबुक, ठीक है। बाकी 90% ऐप्स जो है वो जो है वो यूज़ होती हैं मोबाइल में जो है टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ वॉच है। हेल्थ वॉच जो है वो क्या कहना चाहिए, मॉनिटर करती है आपकी हेल्थ के एट्रीब्यूट्स को। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो है आप कितने स्टेप्स जो है चलते हो, कितनी कैलोरीज आप लूज करते हैं। तो ये तमाम डेटा जो है वो क्लाउड पे, इंटरनेट पे स्टोर हो रहा होता है। तो ये आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रही है। ये चीज़ मैस्लो के दूसरे लेवल पे आ रही है, ये चीज़ उसको टारगेट कर रही है, ठीक है। तो ये बड़ी कॉमन होते जा रही है आजकल। तो इस जब ये डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे और मैस्लो की इस लेवल को पे हम जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे सेकंड लेवल पर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर हम आगे की भी बात कर सकते हैं। मतलब हेल्थ सेफ्टी आपकी ज़्यादा ज़रूरी है ना, जान है तो जहान, ठीक है। उसके बाद आप आगे की बातों के पे ध्यान देंगे। तो इस तरह से मार्केट को जो है ना कैप्चर किया जाता है, और मार्केट में जो है ना यूज़र्स की नीड्स को देखते हुए उन पे जो है काम किया जाता है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि आईफोन बहुत से लोग समझते हैं कि जो है वो एप्पल ने ईजाद किया। आईफोन एप्पल ने ईजाद नहीं किया। आईफोन जो आइडिया दिया है वो आइडियो ने दिया है। आइडियो को हायर किया एप्पल कॉरपोरेशन ने, और एप्पल में जो स्टीव जॉब्स था उसने आइडियो को बोला कि भाई मुझको एक डिवाइस चाहिए, एक फ़ोन चाहिए जो कि बड़ा यूज़र इंटरैक्टिव हो, और उसमें यूज़र एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा हो, और उसका टारगेट मार्केट ये है, और मुझको चाहिए इस तरह। तो इन्होंने उसको डिज़ाइन किया। ये ideo.com जो है ये कंपनी है, इसको देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका काम है। ये लोग क्या करते हैं कि लोगों के आइडियाज़ पे काम करते हैं। सिर्फ इनका काम ही यही है कि कोई इनको आइडिया दिया जाए तो ये उस आइडिया को सब्सटैंशिएट करते हैं, मटेरियलाइज करते हैं, ठीक है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इनके साथ एसोसिएटेड हैं। अच्छा, साइकोलॉजी की एक डार्क साइड भी है। वो क्या है कि आपकी जो गेमिंग हैं, गेम्स आजकल जो है बड़े कॉमन है। 2016 में एक गेम इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लू वेल चैलेंज के नाम से। उस ब्लू वेल चैलेंज गेम ने एक तबाही मचा दी पूरी दुनिया में। उसने जो है ना बहुत से लोगों की जान ले ली, जिनमें से अक्सर टीनेजर्स थे, और मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है ये वाक़यात जो है ये हुए। उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती थी, और वो स्टेजेस जो है ना वो ट्रिगर करती थी टीनेजर को कि वो किसी ना किसी तरह से जो है ना वो अपने आप अपनी एक तो आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करे, नंबर वन, बताए कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर टू, वो उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम करती थी, वो उसको चैलेंज करती थी उस ऐप के जो फीचर्स थे, ठीक है। और उसको मजबूर करती थी इस चीज़ पे कि वो इस काम को अगर वो नहीं करेगा तो कोई बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उसको। उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस थी, बहुत ही लो लेवल स्टेज से स्टार्ट करती थी, और आखिरी जो स्टेज होती थी इस गेम की वो सुसाइड होती थी। तो ये काम जो है एक रशियन सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया था। बेसिकली इस गेम को उसी ने डेवलप किया था। तो बैन हो गया था ये गेम कुछ अरसे के बाद, और इसकी केस स्टडी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। अब हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो गेस्टॉल्ट ने
जो बेसिकली पूरा जो उसकी जो एक फिलॉसफी है साइकोलॉजी के बारे में, वो ये है कि द होल इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, कोई भी जो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी चीज का, ओवरऑल एक्सपीरियंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि आप किसी एक माइन्यूट पार्ट को आप किसी एक एस्पेक्ट पे या किसी एक एट्रीब्यूट पे आप इस प्रोडक्ट या सर्विस की बात करें। ठीक है, तो इस उसमें प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, एनक्लोजर, सिमेट्री, ठीक है, कंटिन्यूटी, कनेक्शन, फिगर एंड ग्राउंड, ये मुख्तलिफ उसने कॉन्सेप्ट्स जो है वो दिए, जो कि आज तक जो है यूजर इंटरफेस डिजाइन में यूज होते हैं। जहां पर भी हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंट्रोल्स जैसे जैसे जिधर जिधर हमें प्लेस करने हैं, उस हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को देखते हुए इनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो की गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, there are 10 usability heuristics for user interface design. Number 1, visibility of the system status. जो चीज दिखेगी वो बिकेगी, विजिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, there should be a match between the system and the real world. एक चीज यूज होती है मेटाफॉर, यानी कि कोई भी आइकन है तो वो आइकन ऐसा दिखना चाहिए कि जैसे कि रियल वर्ल्ड में जो है वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज बंद करनी है तो दरवाजा बंद करने का जो एक मेटाफॉर होगा, क्लोज करने का, तो वो आइकन जो है वो उस तरह से डिजाइन हो, ये मतलब है यहाँ पर इसका। यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम हो। अच्छा, यूजर कंट्रोल और फ्रीडम से ये मतलब है कि जहां हमने यूजर को फ्रीडम देना है वहां हम दें यूजर को फ्रीडम, और जहां यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है वहां रिस्ट्रिक्ट भी करें। ठीक है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत सारे यूआई के हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में WCAG 2.0 स्टैंडर्ड है, AA स्टैंडर्ड है, इसको गूगल किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये, जो कि यूज़ होते हैं प्रोफेशनल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। विदाउट complying to those standards, you cannot develop and sell those apps in the US market at least. ठीक है, इसी तरह यूरोप के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह एरर प्रिवेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एरर मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक है एरर प्रिवेंशन, एक है एरर रिकवरी। मतलब एरर प्रिवेंशन एरर होने से पहले है कि ऐसा यूजर कुछ भी अगर अपने फ्रीडम में, अपने फ्रीडम की के स्पेस में यूजर कोई भी ऐसा एक्शन लेता है कि जिसकी वजह से एरर हो सकता है, उन तमाम सिनेरियोस को प्रिवेंट किया जाए, उनसे बचा जाए। फिर रिकग्निशन वर्सेस रिकॉल। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो है कॉन्सेप्ट आता है। जब भी हम अपना पासवर्ड जो है हम भूलते हैं तो जो है एक बॉक्स आता है कि भाई ये फोन नंबर है आपका। ठीक है, तो वहां पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है सारा। ठीक है, और कोशिश यही किया जाता है कि जो है मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जो है ना ज़्यादा फोकस किया जाए, ज़्यादा टाइम को सेव करने के लिए। लेकिन कहीं जो है जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वहाँ लॉन्ग टर्म हम मेमोरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ वंस अगेन जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जो चीज़ जितनी खूबसूरत होगी, वो जितनी ज़्यादा अपीलिंग होगी, वो उतनी ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए उस वो जो है बिकेगी। एंड these I mean the interface design should help users recognize, diagnose and recover from errors, यानी कि रिकवरी भी हो, एरर को आप जान सकें, उसको समझ सकें और उसको डायग्नोज कर सकें कि भाई वो एरर जो है वो क्या है किधर, और फिर उसमें रिकवरी भी करें। ठीक है, और हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि FAQs हो गए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यूजर गाइड्स हो गई। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो ये 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेस डिज़ाइन में। अब हम बात करेंगे कॉग्निशन के बारे में। व्हाट इज कॉग्निशन?
cognition is all forms of knowing and awareness, such as perceiving, conceiving, remembering, reasoning, judging, imagining, and problem solving. Along with the affect and cognition, it is one of the three traditionally identified components of mind. यानी कि आइडेंटिटी, ईगो एंड सब ईगो, वही फ्रॉइड की बात हो रही है। और वंस अगेन जो आपकी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो आपकी स्टैंडर्ड बॉडी है वो इसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, सेकंड मीनिंग इसकी है एन इंडिविजुअल परसेप्ट आइडिया मेमोरी और द लाइक कॉग्निशन। ठीक है, वो ये यहाँ पर बात हो रही है कॉग्निशन के बारे में। अच्छा, किसी भी टर्म को समझना बहुत जरूरी होता है, आप टर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट में। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उस टर्म का अपनी नेटिव लैंग्वेज में तर्जुमा करें। बहुत ज्यादा शुरू में मैंने यानी कि जीरो लेवल से, बल्कि मैं कहूँगा सब जीरो लेवल पे भी ये चीज लर्निंग में अच्छी नहीं होती कि आप मतलब सब जीरो लेवल पे तो चले, मतलब एक चीज आदमी सुनते सुनते अगर किसी से बात कर रहा है तो चलो उसने किसी बात को समझने के लिए अपने आप को उसने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन अगर वो टर्म्स को एकेडमिक एटमॉस्फेयर में यानी कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे आकर वो इग्नोर कर रहा है तो वो ना अपने साथ इंसाफ कर रहा है और ना पढ़ाने वाले के साथ इंसाफ कर रहा है। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो टर्म किसने यूज की, सबसे पहले उस टर्म का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस टर्म की डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी होती है। तो कॉग्निशन में हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हमारे पास इमेजिनेशन है, परसेप्शन है, थिंकिंग है, जजमेंट है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, लैंग्वेज है। इन सब की एक्चुअल डेफिनेशंस एपीए की साइट पे मौजूद है। तो कोई भी एक स्टूडेंट जो है साइकोलॉजी का वो जाके देख सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं है कि आदमी उसमें जाके उसमें क्या कहना चाहिए उन साइट्स को विजिट करे और जाके जो है उसको समझे और देखे उसके पीछे की क्या बात है। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था जो है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कि भाई इंग्लिश जो है वो क्या कहना चाहिए, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, तो जो है इतना एतराज आपको क्यों होता है कि भाई इंग्लिश में बात की जाए और इंग्लिश में बोला जाए और इंग्लिश पे आप क्यों इतना फोकस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ज़रा बताना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ है? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ है? ठीक है, नार्सिस्टिक डिसऑर्डर के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ है? कॉग्निशन इटसेल्फ उसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ है? तो भाई उर्दू जुबान में तो वो अल्फाज मौजूद ही नहीं है सिरे से जिसमें आप सही मानों में साइंस का मुताला कर सकें। मैं उस उर्दू की बात कर रहा हूँ जो कि आजकल बोली जाती है, आम फैम उर्दू की बात कर रहा हूँ जो वैसे आमतौर पे हम बोलते हैं। उसमें तो मतलब वो अल्फाज ही उसमें मौजूद नहीं है, तो आप साइकोलॉजी उसमें पढ़कर आप किस तरह से आप लोगों को समझा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड है कि भाई आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में देनी है, एक स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहां पर मैं बताता चलूं, ये बताना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आप ऑब्वियसली एक वाइड वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये फायदा है आपको, ये बेनिफिट है, सही है। और जो लिंग्विस्टिक क्राइसिस है और जो लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन है पूरे पाकिस्तान में, उस पर बाकायदा मैं एक अलग प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज के हवाले से। ठीक है, तो उसकी वजह से बड़ा मसला है, बड़ी बड़ी मिसकम्युनिकेशन है, बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप्स और कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। ठीक है, हकीकत ये है कि
मैं ये बात इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, नो। जो एक्चुअल लैंग्वेज एंड नॉलेज की, वो अरबिक है। अरबी को समझना और अरबी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अरबिक में हर वर्ड के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए, हर फिनोमिना के लिए, हर जदीद और कदीम चीज़ के लिए अल्फाज मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल को जो है उर्दू में मोबाइल ही कहते हैं, लेकिन अरबिक में उसके लिए लफ्ज़ है जव्वाल। व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर हम इंग्लिश में कहते हैं, अरबी में हम कहते हैं मा रकमु जव्वालुका, मा रकमु जव्वालुका। ठीक है। मैं बोलूँ कि भाई व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर, तो उसके लिए लफ्ज़ है हातिफ, मा रकमु हातिफिका। ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के लिए लफ्ज़ है, मतलब कई अल्फाज हैं, मतलब। और अरबिक में हम साइंस को भी पढ़ सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जो मसला है ज़ुबान का, ये दरअसल जाता है अब से कुछ 100-150 साल पहले, जब इंडिया में मुसलमानों ने कहा कि भाई हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफिरों की जुबान है, और ये पढ़ के जो है वो हम भी काफिर हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे, जो कि जहालत का सबूत थी, जहालत थी वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबीन, उसके सहाबा किराम ने यहूद और नसारा की जुबान को सीखा, हिब्रू लैंग्वेज को सीखा उन्होंने, ताकि वो तबलीग कर सकें। इसराइल जो आज मौजूद है, उसने अपनी डेड लैंग्वेज को, हिब्रू लैंग्वेज को, उसने दोबारा रिवाइव किया, उस पर रिसर्च करके दोबारा जिंदा किया उसको, और उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। तो अरबिक पे और एक पर्शियन पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, मतलब इस पे हमको तवज्जो देनी चाहिए हमको, इन लैंग्वेजेस पे। इसके अलावा फ्रेंच है, जो मेडिटेरेनियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इटालियन। ठीक है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस पर अरबिक का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मुस्लिम्स ने 800 ईयर्स का रूल किया स्पेन में। उसकी वजह से बहुत सारे अल्फाज स्पेनिश में और फ्रेंच में और इटालियन में और दूसरी मेडिटेरेनियन लैंग्वेजेस में मौजूद है। तो ये एक बाकायदा अलग पूरा टॉपिक है। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो कॉग्निशन एंड यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो कॉग्निशन में हमारे पास सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, GUI की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ठीक है। प्रमोशन होनी चाहिए किसकी, लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी, यानी कि इंफॉर्मेशन जो डिलीवर हो रही है उसकी ज़्यादा प्रमोशन होनी चाहिए, लर्निंग को इनकरेज करना चाहिए आप, ताकि यानी कि जिसके थ्रू आप यू फॉर एग्जांपल, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स में, पीयर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स में। ठीक है। टीचर के और स्टूडेंट का इंटरेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लर्निंग में। इसके अलावा स्कीमा थ्योरी है हमारे पास। स्कीमा थ्योरी जो है वो ये है कि आप कोई भी चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, तो एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल आपके जहन में बनता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है। इसके अलावा रिटेंशन थ्योरी है। रिटेंशन थ्योरी वो यही बताती है कि भाई आप जो है कितनी देर तक किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है। और वो किस तरह से जो है वो प्रोसेस होती है। इसी तरह गेस्टॉल्ट के का जो है लॉ है। इसी तरह कॉग्निटिव लोड थियरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा इसके बारे में कि जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी मेमोरी जो है उसको क्या कहना चाहिए, उसको प्रोसेस करती है, और फिर वो वर्किंग मेमोरी में जाती है। वहाँ से या तो हम इंफॉर्मेशन लूज कर देते हैं, भूल जाते हैं, या रिहर्सल से दोबारा उसको रिटेन करते हैं। ठीक है। वो इंफॉर्मेशन एनकोड होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, और फिर हम उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी से वर्किंग मेमोरी में। अच्छा, कंप्यूटर्स का जो मॉडल है वो भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग समझ सकते हैं कि भाई व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी, जो भी CS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके जो सेंसर्स हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है।
और सेंसरी मेमोरी जो है वो आपकी कैश ले लीजिए आप, या आपकी रैम ले लीजिए, ठीक है। वर्किंग मेमोरी भी रैम का जो एक रोल प्ले कर रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इसी तरह एनकोडिंग और डिकोडिंग जो हो रही है वो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही है। तो ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी एंड टू लुक इनटू इन पर्टिकुलर फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूजर इंटरफेस डिजाइन पे में जो है बड़ी एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, अट्रैक्शन, रिटेंशन, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स पे जो है ना इसका बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है इन चीजों पे। अब हम जरा बात करते हैं कि सिटीजन एक्सपीरियंस क्या होता है। मैं एक किसी मुल्क का जो है मैं वो मतलब मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, ठीक है। तो मुझे लेट से कि कंप्लेंट करनी है, मैंने सिटीजन पोर्टल को एक्सेस किया। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक्सेस किया सिटीजन पोर्टल को, मैंने देखा कि उनका जो वेब वर्जन, हमारे मुल्क का जो वेब वर्जन है वो चल ही नहीं रहा है, वो लोड ही नहीं हो रहा है, वो उसमें डिले आ रहा है। मतलब मुझे 5 मिनट हो गए अपने ब्राउजर पे उसको वो किए हुए और वो लोड ही नहीं हो रहा है। और आप लोग भी अपने एंड पे करके देख सकते हैं वेब वर्जन सिटीजन portal.gov.pk, ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इसको मोबाइल पे और इस पे टैबलेट पे तो लेकर आ गए, लेकिन क्या आपने अपने टारगेट यूजर्स पे रिसर्च की? क्या वाकई रिसर्च की टारगेट यूजर्स पे कि उनके पर्सोनास क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनको? ये आपने देखा इसके इंटरफेस को डिजाइन करते हुए? मुझे आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, और मैं इसके बारे में काफी अरसे से सुन तो रहा था। मैंने सोचा कि आज इसको जरा देखा जाए कि ये क्या है क्या। तो मुझे बड़ा ही आई वॉज रियली अमेज्ड ऑनेस्टली। मैंने देखा कि इसमें ट्यूटोरियल्स भी जो हैं वो अंग्रेजी में और उर्दू में दिए हुए हैं, जबकि आपके मुल्क में जो जुबानें यूज होती हैं वो पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, बलोची है, बराबी है, ठीक है, बहुत सारी जुबानें। और एक और बात, क्या हमारे मुल्क में क्या हर कोई पढ़ना और लिखना जानता है जो इन ट्यूटोरियल्स को समझ लेगा? मैं आप सब लोगों से सवाल करता हूं जो भी इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, क्या हम इसमें वॉइस टू टेक्स्ट फीचर नहीं भर सकते थे, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते थे इसको इम्प्रूव करने के लिए कि यूजर जो है वो अपनी फिंगर से जो है वो किसी भी टेक्स्ट पे अपना हाथ रखता है और वो उस मतलब जो भी लैंग्वेज वो सेलेक्ट करे, या जो भी लैंग्वेज वो सेलेक्ट करे वो उस लैंग्वेज में जो है वो बोलना शुरू हो जाए, आवाज आना शुरू, इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाए, गाइडलाइंस जो है वो स्पीकर से जो है उसकी आवाज आए। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच फीचर मौजूद है, काफी अरसे से मौजूद है, पिछले कई सालों से मौजूद है, तो ये इसमें क्यों नहीं है? ठीक है। फिर इसमें इसका इंटरफेस डिजाइन भी मैंने देखा तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, इट इज एवरेज बेसिकली। अच्छा, मैंने फिर इमरान खान साहब को मैंने आज ट्वीट किया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ट्वीट किया कि भाई ये सिटीजन कंप्लेंट पोर्टल जो है ये चल नहीं रहा है घर का, तो इस पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं और फिर आप आवाम से ये भी कहते हैं कि घबराना नहीं है आपने, ठीक है। तो जो है अगर आप चाहते हैं कि आवाम नहीं घबराए तो ये सिटीजन पोर्टल का एक्सेस दें लोगों को, ठीक है, मतलब इसको अपडेटेड रखें। तो ये अपने कंसर्न्स को वॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक्सपीरियंस को कन्वे करे, अपने कंसर्न्स को बताए और हायर अथॉरिटीज तक उस बात को लेकर जाए। वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग मसला है कि वेदर हायर अथॉरिटीज उसको कितनी अच्छी तरीके से उस बात को रिजॉल्व करती है, लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने पूरी कर दी, वो चीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब इसके जरा रिव्यूज देखें आप, अब जरा रिव्यूज पे जरा गौर करें। इसके 5 स्टार रिव्यूज भी हैं और 1 स्टार रिव्यूज भी हैं,
यानी कि पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। एक साहब बोल रहे हैं कि overall the app is great, however since the update it is asking me to verify my mobile number which I had previously done. Now I am not getting the verification code. I've tried multiple times over a couple of days and different mobile numbers, but I haven't received the verification code. अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये जो है एक नेगेटिव रिव्यू है। अगर देखा जाए तो इसमें जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक ही कीवर्ड इसमें ऐसा यूज़ हुआ है जो कि इसको पॉजिटिव बता रहा है, वो है ग्रेट। ओवरऑल दी ऐप इज़ ग्रेट। हम सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर साइंस में एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक डिसिप्लिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, सब डिसिप्लिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस उसमें कीवर्ड्स जो हैं वो बता रहे होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स कि वो सेंटिमेंट कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्चुअली जो रिव्यू है ये नेगेटिव है, लेकिन इसकी रेटिंग इन्होंने 5 स्टार दी हुई है और इसको फिर आईटी बोर्ड ने नेशनल आईटी बोर्ड ने इसको रिस्पॉन्ड भी किया है। फिर आपका 5 स्टार रिव्यू एक और साहब ने दिया है नीचे कि ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन एंड वर्किंग मैकेनिज्म। फिर जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उसमें कहा है कि भाई अ वेरी अनप्रोफेशनल टीम इज़ रनिंग दिस ऐप, इट वाज वर्किंग फाइन फ्यू मंथ्स अगो। रिलायबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी जो है वो उसका बड़ा फुकदान है। तो ये चीज़ बहुत, ट्रस्ट डेफिसिट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है लोगों में, क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास न्यूट्रल रिव्यूज़ हैं। न्यूट्रल रिव्यूज़ जो हैं वो मौजूद है हमारे पास, और न्यूट्रल रिव्यूज़ जो हैं वो 3 स्टार रिव्यूज़ हैं, ठीक है। न्यूट्रल रिव्यूज़ जो है वो बता रहे हैं कि जो है ये जो सर्विस है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिए। लेट्स कंटिन्यू प्लीज़ बेटा। तो ये न्यूट्रल रिव्यूज़ हैं, सही है। अच्छा, अब हम ज़रा बात करेंगे दराज.pk के हवाले से। दराज.pk मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है ई कॉमर्स वेब पोर्टल है जो कि यूज़ हो रहा है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को, कंज्यूमर गुड्स को ऑफर करने में। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, सही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसने लोगों को इंडिपेंडेंस दी, क्या कहना चाहिए, उनकी सेल्फ एस्टीम की तरफ काम किया। क्यों? क्योंकि ना ही वो सिर्फ अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, अपनी कंज्यूमर नीड्स को वो लोग पूरा कर रहे हैं जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, बल्कि वो लोग जो हैं उनकी सेल्फ एस्टीम में भी काम हो रहा है, उसको भी। फॉर एग्जांपल यूँ कहना चाहिए कि जो जो दूसरी इसमें प्रोडक्ट्स हैं जैसे वॉचेस, बैग्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, वो उनको इस्तेमाल करके जो है ना उनको अपने आप अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका हो रहा है। और इसके जो सबसे अच्छी बात है दराज की वो ये है कि ये लोगों को जो है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देती है कॉमन लोगों को कि आप इसी स्टोर फ्रंट से, इसी ऑनलाइन स्टोर फ्रंट से जो भी चीज़ आप बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। तो वो एक इंडिपेंडेंस दे रही है, एक इकोनॉमिक जो है इंडिपेंडेंस दे रही है। और अकॉर्डिंग टू मैस्लोस थ्योरी मतलब लेवल 3 पे जाके ये काम कर रही है, लेवल 3 लेवल 4 पे जाके टॉप लेवल पे, और लोगों को जो है ना उनको खुशहाल बना रही है, which is a very good case study, मतलब something which is admirable in Pakistan, I should say. अच्छा, इसके अलावा फूड पैंडा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर फर्म में, हर कंपनी में, जहाँ मैं भी खुद काम करता हूँ। लोग खाना ऑर्डर करते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, वेब ऐप के थ्रू,
और मुख्तलिफ खाने जो है वो ऑर्डर होते हैं, हर तरह के खाने जो है वो ऑर्डर होते हैं। और जो है खाने की अपनी खाने के अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से मतलब ये जो इसकी साइट भी जो है इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड, इट इज़ अ वेरी वेल डिजाइंड साइट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, यूजफुलनेस, फाइंडेबिलिटी। और इस पे मैंने पूरा एक सर्वे किया है, और उस सर्वे में यूज़र इंटरफेस के मुख्तलिफ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को मैंने कंसिडर किया है, और उस पे जो है ना लोगों से रिस्पॉन्सेज मैंने कलेक्ट किया, तो वो भी जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है mandiexpress.pk, शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो। ये लोगों को सब्जियां डिलीवर करती है, मतलब ये साइट से हम जो है क्या नाम है सब्जी की डिलीवरी हम अवेल करते हैं, सब्जियां जो हैं वो डिलीवर करवाते हैं घर पे। तो दे आर समवेयर बिटवीन द होलसेलर एंड द एंड यूजर, और मतलब द कंज्यूमर बेसिकली इन बिजनेस टर्म्स। तो इस वेबसाइट को जैसे ही मैंने खोला, सबसे पहले ये लॉगिन का बॉक्स मेरे सामने आया। तो हर एक का अपना परसेप्शन है, हर एक की अपनी फीलिंग होती है। मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए इस तरह से, जो मेरी फीलिंग है। इसी तरह से मैंने देखा कि कुछ ड्रॉप डाउन्स इसमें उस तरह से नहीं है, मतलब उस तरह से डिजाइन की इंटरएक्टिविटी नहीं है जैसे होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं GUI के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, उसको इन्होंने उस तरह से कंप्लाई नहीं किया हुआ है। यहाँ पर मैं कहीं पर भी किसी भी ब्रांड के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत ही मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है। मैं अपना एक परसेप्शन बता रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कलर्स इसने यूज किए हैं, इसमें वो ग्रीन को पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि वेजिटेबल्स आर मोस्टली ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन इज आल्सो द कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, सो ग्रीन कलर पे इसने जो है बहुत ज्यादा फोकस किया, विच इज वेरी गुड, आई लाइक इट। अच्छा, अब हम थोड़ा बात करते हैं रिश्तों के हवाले से। ये हमारे पास एक वेबसाइट है शादी.pk। तो शादी बेसिकली लोग आमतौर पे 5 रीजंस की वजह से करते हैं हदीस के मुताबिक: दीन, अखलाक, हुस्न, नसब, माल। 5 चीज: दीन, अखलाक, हुस्न, नसब, माल। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये आप वैसे भी मतलब साइंस के हवाले से भी आप स्टडी कर लें, साइकोलॉजी के हवाले से भी स्टडी कर लें, तो आपको यही बातें मिलेंगी, ठीक है। तो दीन, हम सिर्फ रिलीजन को नहीं, अच्छा दीन के यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, दीन का तर्जुमा उर्दू में नहीं है। अरबिक में जो लफ्ज दीन है उसका तर्जुमा मजहब नहीं है, मजहब उसका एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं है दीन का। अगर आप अरबिक में उसकी मानी देखें कि क्या मानी है, तो उसका मतलब ये है दुनिया को बरतना इस तरह से कि आप उससे ज्यादा फायदा उठा सकें और अपनी हमेशा की जिंदगी को भी बना सकें, उससे भी मतलब हमेशा मैक्सिमम फायदा ले सकें, ये मतलब। इसी तरह दीन की ट्रांसलेशन अगर हम रिलीजन करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि रिलीजन का मतलब इंग्लिश में है अ कलेक्शन ऑफ डिवाइन कोड्स which is a part of दीन इस्लाम, लेकिन उसमें भी वो पूरी उसमें वो नहीं होती। तो लैंग्वेज जो है वो बड़ी मैटर करती है। मैं इसी वजह से मैं फोकस करता हूँ इस बात पे, और इनकरेज भी हमको करना चाहिए हमेशा कि अरबिक लैंग्वेज को सीखें, समझें, उसे प्रमोट करें, उसको ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसकी तरफ इंकरेजमेंट जो है करे, मतलब अरबिक में प्रोग्राम सिखाए। जैसे टर्किश लैंग्वेज बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, जिस इन टर्म्स ऑफ सोफिस्टिकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिचनेस ऑफ वोकैबुलरी, जो है टर्किश बड़ी ज़बरदस्त लैंग्वेज है। खुद लफ्ज़ उर्दू जो है वो टर्किश का है, ठीक है। तो उर्दू का मतलब है टर्किश में कैंप, ठीक है।
तो बहरहाल ये लैंग्वेज के हवाले से मेरी बात हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शादी डॉट पीके में, मैंने इसको एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पर कुछ अजीब मैंने बातें देखी। एक चीज़ मैंने देखी कि मेन होम पेज पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है और इन्होंने अपने प्लान्स दिए हुए, मंथली प्लान, क्वार्टरली प्लान, ठीक है, ईयरली प्लान। मतलब कोई भी शख्स अगर आता है किसी मतलब मैरिज प्रपोजल्स की वेबसाइट पे, मैरिज मैच मेकिंग वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो आमतौर पे लोगों के प्रोफाइल्स देखना चाहेगा, उनकी मतलब जो है देखना चाहेगा कि भाई किस तरह के लोग इसमें एनरोल्ड हैं, इसमें क्या नाम है, रजिस्टर्ड है, यूँ कहना चाहिए। सही है। तो मतलब एक अजीब मैंने बात देखी कि इसमें यह था कि आप इंफॉर्मेशन दें और ये प्लान खरीद लें, यानी कि एक बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी इसमें इनकरेज की जा रही है लोगों में। यानी कि आप ये दें तो आपको ये मिलेगा, इतने पैसे दें तो आपको जो है इतना जो है मिलेगा। जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इसमें इसका डिज़ाइन, इसका लगा मुझको, इसका डिज़ाइन जो है वो तो बड़ा अच्छा है। मतलब रेड कलर यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल रेड कलर की जो है कंडीशनिंग, पूरी जो जनरल कंडीशनिंग कम से कम मतलब मशरक़ी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि भाई वो दुल्हन के जोड़े के लिए यूज़ होता है, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में। इसी तरह से रोज़ जो है उसका कलर रेड होता है। तो वो एक कंडीशनिंग हुई भी है यहाँ पर, कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व। अच्छा, इसके अलावा ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है, मैं यहाँ पर हरगिज़ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ। मैं कभी भी किसी भी ब्रांड की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं मैं प्रेजेंटेशन दे रहा, हरगिज़ नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा हूँ मैं, जिससे इम्प्रूवमेंट का जो है वो जो है रास्ता निकल सके। मतलब शादी लोग पैसे की वजह से भी करते हैं, बहुत से लोग शादी यहाँ पर पाकिस्तान में पैसे की वजह से भी करते हैं। और यूँ जो है लोगों में ये रिवाज भी बैठा हुआ है कि एक जहन में बैठा हुआ है कि भाई अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं तो यकीनन इसमें आपका कसूर है। यानी कि आपने जो है रिश्ता सही जगह आपने नहीं किया है। कुछ इस तरह की सोच लोगों में बैठी हुई कि आपके साले जो हैं वो अमीर होने चाहिए कम से कम। कुछ इस तरह की बातें होती हैं, सुनने में आती हैं। तो मतलब एक कारोबार बना हुआ है शादी का। तो लोग मतलब माल और असबाब को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो लेकिन बहरहाल इट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, but there are certain functional aspects that I would say, certain business aspects, certain user experience aspects that I would feel are supposed to be, they need improvement. अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जहानत की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप लोग क्या समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या जो है वो मतलब सिर्फ थिंकिंग का नाम है, और थिंकिंग को हम जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं कंप्यूटर साइंस में? क्या हम सही मानों में डिफाइन कर सकते हैं थिंकिंग को? क्या कोई हमारे पास पैमाना है? क्या कोई मेजरमेंट स्केल है सही मानों में? ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट की हम बात करते हैं साइकोलॉजी में, आईक्यू की हम किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो उसने सबसे पहले बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। उसने एलन ट्यूरिंग ने, मैथमेटिशियन था बहुत बड़ा, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि अगर हम एक शख्स को एक कमरे में बिठा दें और एक कंप्यूटर और एक दूसरे शख्स को जो है हम दूसरे कमरे में बिठा दें, एक और ह्यूमन को, और हम कम्युनिकेशन करवाएं उस शख्स के साथ जो एक अलग कमरे में बैठा हुआ है, और अगर वो ये उस पर ये परसेप्शन आया, उसको यूज़र एक्सपीरियंस ये मिले कि मैं जिन दो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों ह्यूमंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर जो दूसरा रखा हुआ है
वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूजर एक्सपीरियंस से बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है। इट इज़ एन एडवांस्ड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज़ अ मॉडर्न फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है ट्यूरिंग टेस्ट का और यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से। अच्छा, जो हमें मुस्तकबिल नज़र आ रहा है साइकोलॉजी ऑफ यूएक्स का, उसमें जो है हमको वॉइस बेस्ड यूज़र इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं कि आप सिर्फ जो है अपनी वॉइस यूज़ कर रहे हैं और उसके ज़रिए आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर से, विदाउट यूजिंग एनी माउस, विदाउट यूजिंग एनी कीबोर्ड, नथिंग, यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद द सॉफ्टवेयर विथ योर वॉइस, जेस्चर से, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके इशारों से जो है आप जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सेसिबिलिटी आ गई। ठीक है, जो लोग फॉर एग्जांपल जो है वो हैंडीकैप्ड हैं, तो वो लोग जो है जेस्चर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, या और भी उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर जेस्चर बेस्ड यूआईज हमको चाहिए होती है। इसी तरह रेकमेंडर बेस्ड यूएक्स है। ठीक है, जो सिस्टम्स जो है वो आपकी यूजेज पे, आपकी यूजर आपकी हिस्ट्री पे की बेस पे जो है वो रेकमेंड करती है आपको सॉफ्टवेयर। इसी तरह इंक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूआई है। ठीक है, आपकी जो है एआई बेस्ड यूआई भी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये देखने के काबिल हैं, स्टडी करने के काबिल हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुझको फीडबैक दिया जाए और क्वेश्चंस किए जाएं। लास्ट टाइम मैंने अपनी बाइपोलर की प्रेजेंटेशन अपलोड की थी, मुझे उसका कोई फीडबैक नहीं मिल सका। मैं चाहूँगा कि लोग क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने से सवाल करना और दूसरे से सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट के लिए, कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसको डिस्करेज किया जाता है, इसको रोका जाता है, तो इससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं उन पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि क्वेश्चंस किए जाएं और फीडबैक दिया जाए। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन एंड एनीवन। ठीक है, वो भले स्टूडेंट हो, वो टीचर हो, वो मैनेजमेंट हो, वो कोई भी कुछ भी हो, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब में होती हैं। ठीक है, देखना ये होता है कि जो है इंसान इम्प्रूव कैसे कर सकता है। ठीक है, उस पर बात करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन को सुना, मुझे मौका दिया कि मैं एक और प्रेजेंटेशन मैं बना सकूं और उसको अपलोड करूं और डिलीवर करूं। और थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से अगर कोई कोताही हो गई हो, या मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कोई तलखी मेरी तरफ से किसी को जो है महसूस हुई हो, या किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माज़रत खां। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। थैंक यू।